हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या आप कह सकते हो हम जो नई यूनिट स्टार्ट करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन की, वो है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग की हिस्ट्री क्या है, नर्सिंग प्रोफेशन क्या है। ठीक है, नर्सिंग एक्चुअली हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले नर्सिंग की डेफिनेशन। ठीक है, तो नर्सिंग की डेफिनेशन में हम देखते हैं, पहली जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस की तरफ से। ठीक है, तो ICN ने जो डेफिनेशन दी है उसमें बताया है, नर्सिंग encompasses autonomous and collaborative care of individuals of all ages, families, groups, communities, sick or well, and in all settings। मतलब क्या बोला है कि नर्सिंग एक ऐसा कह सकते हो ना, एक ऐसा ऑटोनॉमस फील्ड है, एक ऐसा कह सकते हो आप एक प्रोफेशन है जिसमें एक ऑल ओवर केयर जो हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। तो वहाँ पे उस मतलब पेशेंट कौन कौन से हो सकते हैं, वो कोई भी होता है, किसी भी एज का इंडिविजुअल हो सकता है, फैमिलीज हो सकते हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं, कम्युनिटीज, सिक और वेल और एंड इन ऑल सेटिंग्स। ठीक है, मतलब क्या बताया है कि नर्सिंग एक ऐसा कोलैबोरेटिव केयर है जिसमें हम हर इंडिविजुअल को, हर एज की, हर फैमिली की, हर ग्रुप की, ठीक है, हम मतलब हर कम्युनिटी की होगी, चाहे वो सिक है चाहे अगर वेल है तो आप कैसे करोगे, मतलब हेल्थ प्रमोशंस दोगे, हेल्थ प्रिवेंशन के वो दोगे, आप अवेयरनेस करोगे। ठीक है, इन ऑल सेटिंग्स। यहाँ पे आप एक ऑल ओवर कोलैबोरेटिव केयर कर रहे हो। कोलैबोरेटिव केयर मीन्स आप फिजिकली केयर नहीं कर रहे हो सिर्फ, आप फिजिकली के साथ साथ सोशल केयर, मेंटल केयर, इमोशनल केयर सब प्रोवाइड कर रहे हो। मीन्स आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, इट इंक्लूड्स द प्रमोशन ऑफ हेल्थ। हमारा मेन क्या होता है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड केयर ऑफ इलनेस। ठीक है, केयर ऑफ इल, डिसेबल्ड या डाइंग पीपल, ये हमारा मेन मोटिव होता है। अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन की तरफ से जो डेफिनेशन है वो क्या है, नर्सिंग इज द प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड एबिलिटीज। मतलब क्या है, हेल्थ को बचाना है, हेल्थ प्रमोट करना है और उसको ऑप्टिमाइज मीन्स अपने कह सकते हो अपने अडेप्टेशन के हिसाब से उसको आप क्या कह सकते हो, आप लेवल अप कर सकते हो या कह सकते हो रेगुलेट कर सकते हो। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, इंजरी, elevation of suffering through diagnosis and treatment of human response and advocacy of care of an individual, family, community and population। मतलब आप हर एक एस्पेक्ट में पर्सन को आप कह सकते हो, आप एडवोकेट कर रहे हो, आप अवेयर कर रहे हो, आप प्रमोट कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो उनकी हेल्थ को। ठीक है, ये नर्सिंग अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन ने डेफिनेशन में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट एंड फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग। अब कॉन्सेप्ट एंड फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग में क्या है कि हम केयर कैसे प्रोवाइड करते हैं या कौन कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम केयर प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है होलिस्टिक केयर, पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच, हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास अभी है। देन आपका आता है होलिस्टिक केयर। अब होलिस्टिक केयर में क्या है, लाइक आपको सारे जितने भी एस्पेक्ट्स नहीं होते हैं, आपके जितने भी डायमेंशंस होते हैं, होलिस्टिक में हमेशा डायमेंशंस आते हैं आपके, जबकि मेन 5 डायमेंशंस फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये सारे जितने भी डायमेंशन है ना आपके, वो वेलबीइंग है। ठीक है, वो आपको उनको डिलीवर करना है, वो केयर आपको देनी है। ठीक है, पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच इसलिए बोलते हैं, मतलब आप पेशेंट के उससे एस्पेक्ट से आप उनको केयर प्रोवाइड करो, उनकी नज़रिए से आप उनके बारे में सोचो। ठीक है, रिस्पेक्ट करो पेशेंट को, उनकी वैल्यूज को, उनकी नीड्स को, उनको प्रेफरेंसेस को। ठीक है, देन आपका आता है मेन हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन। मेजरली यही होगा ना कि हम पहली चीज किसी चीज को प्रिवेंट करें और हेल्थ को प्रमोट करें, तब क्या बोलते हैं, तब जो डिजीज कंडीशन या इलनेस कंडीशन हो रही थी वो प्रिवेंट होगी। emphasizing the preventing illness as much treating it। ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में हमें वो करना है, मतलब हमारे पास जो भी लाइक डिजीज कंडीशन है उस पर हमने वो रिसर्चेस किए हैं, हमने वो कह सकते हो आपने अपनी वो नॉलेज अप्लाई की है, वो स्किल अप्लाई की है और वो बेनिफिशियल है। ठीक है, देन आप उसको अदर पर्सन पे अप्लाई कर रहे हो।
फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई वैक्सीन है, ठीक है, तो हमने पहले उसको टेस्ट एंड ट्राइड होती है ना कि हाँ ये वर्क कर रही है, देन हम किसी और पेशेंट पर अप्लाई करेंगे। यूजेस रिसर्च फाइंडिंग्स टू इन्फॉर्म क्लिनिकल डिसीजंस एंड इम्प्रूव आउटकम्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब नर्सिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। तो है हेल्थ प्रमोशन, मतलब हम हेल्थ को प्रमोट करेंगे। एजुकेटिंग एंड एम्पावरिंग इंडिविजुअल टू मेंटेन और इम्प्रूव हेल्थ, मतलब उनको एजुकेट करेंगे या एम्पावर करेंगे ताकि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। हेल्थ प्रिवेंशन, डिजीज प्रिवेंशन, मतलब क्या है, जो भी डिजीज कंडीशन है या कह सकते हो आप रिस्क फैक्टर में है, लाइक मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, बहुत सारे हैं, तो उनको कैसे प्रिवेंट करें कि ना हो, तो वो सारी चीजें मतलब जैसे इम्यूनाइजेशन करा सकते हैं, ठीक है, आपका हेल्थ एजुकेशन, अर्ली स्क्रीनिंग, ये सारी चीजें। देन आपका आता है केयर ऑफ सिक, मतलब अब जो इलनेस कंडीशन के साथ पेशेंट है हमारे पास जो सिक है, उनकी हम केयर कैसे करेंगे, तो उनको मेडिसिन मेडिकेशन आपको एडमिनिस्टर करनी है, जो भी प्रोसीजर नीडेड है वो अप्लाई करने हैं, ठीक है, परफॉर्म करना है, उनको कंफर्ट प्रोवाइड करना है। देन रिहेबिलिट, अब जो पर्सन है कि हाँ डिजीज कंडीशन हो चुकी है, वो रिकवर कर रहे हैं, तो अब उनको रिहेबिलिट करना है ताकि वो अपने नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल, मतलब जो पहले जैसे उनकी नॉर्मल कंडीशनिंग थी वैसे वो वापस रिकवर कर जाएं, ठीक है, वैसे वो वापस नॉर्मलाइज हो जाएं। देन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ नर्सिंग, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नर्सिंग के, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास केयरिंग, अडेप्टिव एंड फ्लेक्सिबल, इंटरपर्सनल, कंटिन्यूअस लर्निंग। केयरिंग में क्या है कि हमें केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, तो ऑफकोर्स हमारे अंदर एक कह सकते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, एक अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि हम केयर प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। देन एम्पैथी, ऑफकोर्स जैसे हमने बात करी कि हमें सिंपैथी नहीं शो करना है, हमें एम्पैथी शो करना है, क्योंकि पेशेंट उससे ज़्यादा कह सकते हो मेंटल ब्रेकडाउन होता है पेशेंट का अगर हम सिंपैथी शो करेंगे। Then adaptive and flexible, each patient needs and circumstances vary, of course, तो जैसे जैसे ऐसे हो उसके हिसाब से आप अडेप्ट करिए और अपने आप को फ्लेक्सिबल करिए, मीन्स उसके हिसाब से मॉडिफाई हो रही है। इंटरपर्सनल, इसमें क्या होगा कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए ताकि आप बेटर कम्युनिकेशन बना सकें, ट्रस्ट बिल्ड करें, ऑनेस्टी बिल्ड कर सकें। देन कंटिन्यूअस लर्निंग में क्या है कि आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, लाइक एडवांसमेंट आती है, ठीक है, हर चीज़ों में, मेडिकेशन हो गया, प्रोसीजर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें ऑन गोइंग, आपको लर्निंग आपका जो है कॉन्टिन्यूअस चलते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्कोप ऑफ नर्सिंग, अब नर्सिंग के क्या क्या स्कोप है, ठीक है, या नर्सिंग प्रैक्टिसेस के क्या स्कोप है, अगर आप नर्सिंग करते हो तो आपको क्या बेटरमेंट, लाइक आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो पहला है क्लिनिकल प्रैक्टिस आप कर सकते हो हॉस्पिटल्स में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, क्लिनिक्स में, आईसीयू, ऑपरेटिंग रूम, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स, इसमें दिया, और भी बहुत सारे होते हैं, इसमें लिमिटेड ही दिया है। तो आप अब एज अ क्लिनिकल नर्स आप वर्क कर सकते हो। देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मतलब आप कम्युनिटी के एरिया में, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को अवेयर कर सकते हो, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे एज अ कम्युनिटी नर्स वर्क कर सकते हो, लाइक इन्वॉल्व्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, रूरल क्लिनिक्स एंड होम विजिट्स, ठीक है। देन आपका आता है नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन वो होते हैं जो नर्सिंग एजुकेटर्स होते हैं, या आप कह सकते हो जो टीचर्स होते हैं जो नर्सिंग स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, ठीक है, वो ट्यूटर्स होते हैं, आप वो कर सकते हो, ठीक है, उसमें आपका स्कोप है एज अ टीचर अगर आपको वर्क करना है। देन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स अब इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, आपके इतने बड़े बड़े क्लिनिक्स एरियाज या फिर क्लिनिकल एरियाज होते हैं, तो अब उसमें एक होता है ना कि मैनेजमेंट के लिए कोई होना चाहिए जो रन कर सकता है, जो हर एक फैसिलिटी को प्रॉपरली देख रहा है, जो हर चीज़ को प्रॉपरली नोट कर रहा है, ठीक है, स्मूथली चला रहा है, जो कहते हैं ना कि हॉस्पिटल का स्मूथ फंक्शनिंग देख रहा है, वो उसमें आपका होता है ना मैनेजमेंट का, तो आप एज अ नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हो। देन आपका आता है नर्सिंग रिसर्च, ऑफ कोर्स बहुत सारे रिसर्च, जैसे अभी हमारे कोरोना वायरस में वैक्सीन रिसर्च थी, ठीक है, पेशेंट केयर कैसे हम कर सकते हैं बेटर वे में, बहुत सारी चीज़ें थी जो एज अ रिसर्च पे आप एज अ नर्सिंग रिसर्चर काम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ नर्स, अब नर्स के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, तो पहला है केयर प्रोवाइड, मीन्स हमें केयर प्रोवाइड करनी है, ऑफ कोर्स जो भी पेशेंट है, जो भी हमारे पास पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसे हमें केयर प्रोवाइड करनी है। डायरेक्ट पेशेंट केयर लाइक बाथिंग, फीडिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब नर्सेज ही करती हैं, ठीक है। देन कम्युनिकेटर, ऑफ कोर्स
सबसे ज़्यादा जो पेशेंट के पास जो टाइम स्पेंड करता है या कनेक्ट होता है वो नर्स ही होता है, ठीक है। तो एज अ कम्युनिकेटर आप कह सकते हो, एज अ एडवोकेटर उसका, ठीक है, काउंसलर, हर चीज नर्स करता है। तो एक जो होता है ना कि उसके बीच में एक बॉन्ड बनता है, वो नर्स बनाता है, ठीक है। देन टीचर एंड एजुकेटर, ऑफ कोर्स आप एज अ टीचर, एज एजुकेटर से आप अवेयरनेस दे रहे हो, कम्युनिटी हेल्थ में काम कर रहे हो, आप वहाँ पे एजुकेट कर रहे हो पर्सन्स को। आप जो भी अदर स्कूल्स में अगर आप टीच कर रहे हो तो एज अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। एज अ नर्सिंग ट्यूटर आप बच्चों को टीच कर रहे हो, और जो भी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं एज एन टीचर या फिर एजुकेटर। देन एडवोकेटर में आपके क्या फंक्शन है कि आप पेशेंट के राइट्स बताओ, उनके उनके कंसेंट्स बताओ कि हाँ आपको अपनी कंसेंट किस उस पे देन क्राइटेरियाज पर देनी होती है, कहाँ पर आपके पास राइट्स हैं कि आप मना कर सकते हो, या आपके कौन कौन से राइट्स हैं जिसपे आप अपने मीन्स अपने मेडिकल कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, अपने इंटरेस्ट को बता सकते हो। देन आपका आता है मैनेजर एंड लीडर। जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करी, तो आप एज अ नर्सिंग मैनेजमेंट में जब आप वर्क करते हो एज एज अ मैनेजर, तो वहाँ पे भी आप अपनी जो भी सराउंडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग आप करते हो, उसके फंक्शनिंग को देखते हो, उसके के सर्विसेज और जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसका यूज़ कैसे करना है, कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। देन काउंसलर, ऑफ कोर्स जैसे हमने बात करी, तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल होता है वहाँ मेजरली लोग या तो एंग्जाइटी में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ डील कर रहे होते हैं। तो एज अ काउंसलर आप वहाँ पे ज़्यादा अपने आप को कह सकते हो प्रेजेंट कर सकते हो, वहाँ पे वर्क कर सकते हो, उनको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी ऑफ नर्स। अब नर्सेज की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। इन कंपैशन एंड एम्पैथी, जैसे हमने बताया कि कंपैशनेट होनी चाहिए, एम्पैथेटिक होनी चाहिए, सिंपैथेटिक नहीं, ठीक है। मीन्स कंपैशनेट मीन्स काइंडनेस होनी चाहिए, केयरिंग होनी चाहिए। देन गुड कम्युनिकेशन स्किल, ऑफ कोर्स अगर एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, एक रिलेशन बिल्ड करना है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें आपका इमरजेंसी केसेस होता है, वहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग आपकी पता है बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप पेशेंट की बेटरमेंट के लिए मीन्स विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट आप एक डिसीजन लो और पेशेंट का बेनिफिट पार्ट जो भी है, ठीक है, केयर पार्ट जो भी है, आप उसको स्टार्ट करो। प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए उसके अंदर, ऑफ कोर्स एक एथिकल बिहेवियर होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक आप कहते हो ना प्रोफेशन हमें देखने को मिलता है जब हम एज अ नर्स बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ क्वालिटी देखने को मिलती है, तो वो अंदर प्रोफेशनलिज्म हम देख पाते हैं। देन इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर पेशेंट पहले से स्ट्रेस्ड है, आप भी उनके साथ बैठ के रोने लगो, तो फिर वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, मेंटल डिस्टर्बेंस। इसीलिए आपको उनकी बातों को सुनना है, समझना है, एम्पैथेटिक होना है उनकी तरफ, सिंपैथेटिक नहीं होना है। देन फिजिकल स्टेमिना, ऑफ कोर्स आपको केयर प्रोवाइड करनी होती है, आपको अदर काम जो भी जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, मीन्स आपका जो भी वार्ड का है आप उसको मैनेज कर रहे हो, अदर फैसिलिटीज रिसोर्सेज ये सारी चीज़ें देख रहे हो, ठीक है, हर चीज़ का आप अगर करो तो ऑफ कोर्स आपके पास एक एनर्जी होनी चाहिए मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। देन कैटेगरीज ऑफ नर्सिंग पर्सनल्स। अब क्या क्या कैटेगरीज है, पहले आपका जनरल नर्स जो कि आपकी जीएनएम हो गए, ठीक है, वो आपके जो मिडवाइफरी होते हैं, मीन्स जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जो डिप्लोमा बेस्ड होती हैं नर्सेज वो होती हैं। देन बीएससी नर्सिंग जो आपके होते हैं वो बीएससी नर्स होते हैं, जो बीएससी नर्सिंग करके आते हैं वो बीएससी नर्सिंग नर्स होते हैं। देन स्पेशलाइज्ड नर्स होते हैं जो एक स्पेशल फील्ड में, किसी स्पेशलाइज्ड कह सकते हो आप फील्ड में, लाइक आपका होता है कि आपकी मेडिकल नर्सेज होती हैं, आपकी सर्जिकल नर्सेज होती हैं, आपकी पेडियाट्रिक नर्स होती हैं, आपकी जेरियाट्रिक नर्स होती हैं, तो ये स्पेशलाइज्ड एक एरिया में वो स्पेशल्ड है, ठीक है, मीन्स उन्होंने वो स्किल्स, वो चीज़ें वो सीखी, वो नॉलेज गेन करी है, ठीक है, तो वो उसके लिए है। देन आपका नर्स मिडवाइफ्स जो मिडवाइफ जो मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर पे आपका वर्क करती हैं वो होती हैं। देन आपका आता है नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स, जो प्रैक्टिशनर हैं जो किसी भी आप कह सकते हो डिजीज कंडीशन को रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो अपकमिंग है या ज़्यादातर हैं, ठीक है, इंसिडेंट्स में है, तो उन सब चीज़ों पे एज अ प्रैक्टिस कर रही हैं और उनके बारे में आप लोगों को केयर प्रोवाइड कर रही हैं या फिर अवेयर कर रही हैं। एजुकेटर्स वो होते हैं जो टीचर्स ट्यूटर्स होते हैं आपके, जो एजुकेट करते हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स को। देन एडमिनिस्ट्रेशन जो आपके मैनेजमेंट को देखते हैं,
ठीक है। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें हम प्रोफेशन की कैरेक्टर पहले डेफिनेशन देखेंगे। प्रोफेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन, कोड ऑफ एथिक्स, ऑटोनॉमी एंड कमिटमेंट टू सर्विस। ठीक है, क्या बताया गया है प्रोफेशन को? प्रोफेशन क्या होता है कि एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, उसी को आप प्रोफेशन कहते हो ना। जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन है, एडवोकेट एक प्रोफेशन है, ठीक है, आपका लॉयर, ठीक है, आपका जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो एक प्रोफेशन है ना। तो वहाँ पे अलग अलग कोड ऑफ एथिक्स होंगे, अलग अलग फॉर्मेलिटीज होगी, अलग अलग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, अलग अलग उनके रोल्स होंगे, ठीक है, उनकी जो भी चीजें होंगी वो अलग होंगी, तो उनके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसीलिए वो अलग प्रोफेशन में है, वो ऑल ओवर सेम नहीं है। दैट इज प्रोफेशन। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्राइटेरिया क्या है कि हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होती है। ओके, हमारे पास क्या होती है? एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होती है किसी भी फील्ड को लेके। लाइक आपका जो भी आपका नर्सिंग का है तो आप नर्सिंग का पढ़ोगे, ठीक है, जो लॉयर्स हैं वो अपने लॉ का पढ़ेंगे, ठीक है, ऑफिसर्स हैं तो अपने रिलेटेड फील्ड पे पढ़ेंगे, ठीक है। देन बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑफ कोर्स आपका जो भी जिस फील्ड में आप पढ़ रहे हो वो बॉडी ऑफ नॉलेज अलग अलग होता है। लाइक अगर स्पेशलाइज्ड नर्सेज भी हैं, उस नर्सेज की कैटेगरी में भी स्पेशलाइज्ड नर्सेज, अगर लाइक आप पेडियाट्रिक नर्स हो तो आप पेडियाट्रिक के बारे में ज़्यादा आप जानते हो, जेरियाट्रिक हो तो आप ज़्यादा जानते हो, आप मेंटल हेल्थ की नर्स हो तो आप ज़्यादा जानते हो उस फील्ड में, ठीक है, तो उसमें भी कैटेगरीज होती है। देन सर्विस ओरिएंटेशन, आपका सर्विस का ओरिएंटेशन भी अलग अलग होता है, ठीक है। देन ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी पंचुअलिटी, ये सारी चीज़ें आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होती है। कोड ऑफ एथिक्स, मतलब आपका जो भी होता है वो कोड ऑफ एथिक्स वो अलग अलग होता है, अलग अलग एसोसिएशंस के अकॉर्डिंग। जैसे नर्सिंग में आपका आता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, अमेरिकन नर्सिंग काउंसिल, आप किस किस काउंसिल को या किस एसोसिएशन को आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। देन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसके अंदर आप ट्रेनिंग लेते हो, ठीक है। तो जैसे आपका नर्सिंग का होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, आप इंडिया में इसके थ्रू रजिस्टर होते हो। अगर आप स्टेट वाइज हो रहे हो तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल, देन आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। ये सारी चीज़ें होती है। अमेरिका में जैसे अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन है उससे मिल रहा है, ठीक है। इंडिया में है ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNI, ठीक है। देन आपका आता है स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन, SNA, ये सारी चीज़ें हैं। देन आपका ऑन गोइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप क्या कर रहे हो, लाइक आपकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आपके आपके अलग अलग रोल्स होंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। देन आपका आता है वैल्यू इन नर्स एंड मीनिंग में इंपॉर्टेंस, मतलब अब नर्सेस की क्या वैल्यू है या नर्सिंग की क्या वैल्यू है, क्यों होना चाहिए ये एज अ प्रोफेशन। तो वैल्यू का मतलब है कोर बिलीफ एंड प्रिंसिपल दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। मतलब एक वैल्यू आप कह सकते हो वो चीज़ है जिसमें आपका बिहेवियर पैटर्न, आपका डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें आपके वैल्यू या मॉरल्स पर डिपेंड करती है, आप क्या मानते हो, ठीक है। अगर आपका जो वैल्यूज हैं वो बहुत अच्छे हैं तो आप आपका डिसीजन भी उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोफेशनलिज्म में क्या वैल्यूज होती हैं लाइक नर्सिंग की, तो एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म मीन्स सेल्फ कंसर्न ऑफ वेलबींग ऑफ अदर्स। इसमें क्या होता है कि आपको लाइक होता है ना कि अंदर से एक सद्भावना होती है कि मुझे दूसरों की मदद करनी है, ठीक है, वो होता है। देन ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मीन्स इंडिपेंडेंस होता है। एक होता है ना कि हाँ मुझे पता है कि मैं पेशेंट को ट्रीट कर लूँगी और पेशेंट को उसके राइट्स के बारे में, उसकी चीज़ों के बारे में मैं उसको अवेयर कर लूँगी, उसको बताऊँगी, ठीक है। मतलब मैं उस पर्सन को प्रॉपरली हर एक फील्ड के लिए मैं उसको बता सकती हूँ या ट्रीट कर सकती हूँ। देन ह्यूमन डिग्निटी, मतलब आपके अंदर एक ह्यूमन डिग्निटी है, हाँ, कि आप पेशेंट को कोई आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हो कि अरे नहीं मैं इस रिलीजन का इसलिए मैं ट्रीट नहीं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक वैल्यू है। देन इंटीग्रिटी, मतलब आपके अंदर जो भी मॉरल वैल्यूज़ हैं, आपके एथिकल वैल्यूज़ हैं, आप जो भी आपके अंदर जो भी वैल्यूज़ आपने गेन करी हैं वो वर्क आप उनके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो, ठीक है। आप उसमें कोई मिस्चीवियस या इम्प्रॉपर बिहेवियर ऐसा कुछ आप नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो। देन सोशल जस्टिस, ऑफ कोर्स जैसे हमने बताया आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हो, सबके साथ इक्वलिटी के साथ हो, ठीक है, सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, फेयरनेस है, ठीक है, दैट इज इक्वालिटी ऑफ डिलीवरिंग ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक। देन आपका आता है इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन नर्सिंग।
तो नर्सिंग में क्या इम्पोर्टेंस है कि वैल्यूज़ की होनी चाहिए, ठीक है, नर्सिंग में क्यों होना चाहिए, अपहोल्ड द प्रोफेशनलिज्म एंड एथिकल स्टैंडर्ड। सबसे पहला यही है कि हमारा जो प्रोफेशन है उसको अपहोल्ड करके रखता है, उसको एज अ बेस काम करता है और एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन नर्सेज, पेशेंट एंड कलीग्स, जो भी हम जिनके साथ काम करते हैं, जिनके लिए काम करते हैं, लाइक पेशेंट्स के लिए, तो इन सबके में एक आपस में एक रिलेशन बिल्ड करके रखता है, एक ट्रस्ट बिल्ड कर, एक बॉन्ड बिल्ड करके रखता है। प्रोवाइड्स गाइडेंस इन रिजॉल्विंग एथिकल एंड डिलेमास, जो भी डिलेमास का मतलब होता है जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी एरर्स आ रहे हैं, जो रॉन्ग डूइंग्स हैं, इन सबको रिजॉल्व करने में हमें हेल्प करता है हमारे वैल्यूज कि हाँ ये गलत है, हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। क्रिएट अ रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर बोथ पेशेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर। मतलब क्या है कि हाँ अपने हेल्थ केयर वर्कर के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बना रहे हैं, आप उनके लिए एक रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट बना रहे हैं, ठीक है, ताकि जो पेशेंट हम पे ट्रस्ट करें उनके लिए, ठीक है, पेशेंट्स के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक। देन हमारा आता है कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्सेस, ठीक है। तो कोड ऑफ एथिक्स या प्रोफेशनल कंडक्ट में आता है कि आपके क्या एथिक्स हैं, आपके क्या वैल्यूज होनी चाहिए एज पर आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वो होते हैं आपके कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कोड ऑफ एथिक्स में बताया गया है अ फ्रेमवर्क ऑफ गाइडलाइन दैट हेल्प्स नर्सेस टू मेंटेन एथिकल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर इन डेली प्रैक्टिसेस। मतलब है कि ऐसी गाइडलाइंस है जिसमें शायद नर्सेस को नहीं पता होता है कि हाँ हमें ऐसे से करना, तो हमारा एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा या हमारा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रहेगा। तो ये ऐसी ऐसी गाइडलाइंस बताते हैं जिसमें वो बिहेवियर हर एक नर्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोड ऑफ एथिक्स में यही है। आईसीएन कोड ऑफ एथिक्स जो आया इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस में outlines the nurses responsibility towards people, practice and profession and coworkers। तो ये कोड ऑफ एथिक्स किसकी किसकी उस पे है, बेसिस पर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, जो पीपल हैं जिनके आप लिए काम कर रहे हो, आपकी जो भी प्रैक्टिस, आप जिस जो काम कर रहे हो, ठीक है, जो आपका प्रोफेशन है, ठीक है, उसको होल्ड करने के लिए, और अपने वर्कर्स के साथ जिनके साथ आप वर्क कर रहे हो, लाइक कोलीग्स हो गए आपके, ठीक है, आपके हेल्थ केयर अदर हेल्थ केयर पर्सन हो गए, उनके साथ, तो आपके एक एथिक्स होंगे, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। देन इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने क्या बताया, प्रोवाइड कोड्स ऑफ, अच्छा हमारे लिए इंडिया में इंडियन नर्सिंग काउंसिल कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट, प्रोफेशनल कंडक्ट हमारे लिए क्या सकते हो आप गाइडलाइंस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आपके जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, वो क्या क्या है। बेनिफिसेंस, एक्टिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट के लिए क्या बेस्ट है वो करना है हमें, पहली चीज। देन नेक्स्ट है नॉन मेलिफिसेंस। नॉन मेलिफिसेंस मतलब पेशेंट को किसी भी टाइप की इंजरी या हार्म नहीं होने देना है। हमें अगर कोई ऐसा प्रोसीजर है तो प्लीज हमें अवॉइड करना है, ताकि देखो होता है ना ह्यूमैनिटी हमें मेंटेन करनी है। देन ऑटोनॉमी, रिस्पेक्टिंग पेशेंट्स राइट टू मेक देयर ओन हेल्थ केयर डिसीजन, मतलब हमें उन्हें कुछ चीज इम्पोज नहीं करनी, उनके ऊपर फोर्स नहीं करना है, ठीक है। अगर वो नहीं कराना चाहते हैं कुछ भी, या उन्होंने अपना कंसेंट नहीं दिया है, ठीक है, वो डर रहे हैं वॉटेवर है, तो उनको काउंसिल करिए पहले, आप उनके ऊपर इम्पोज मत करिए, या फिर आप फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। जस्टिस, हर पेशेंट को इक्वली ट्रीट करिए, वेदर रिलीजन का सब कुछ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आपको ये सारी चीजों के बेसिस पे पेशेंट को डील नहीं करना है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑफ कोर्स पेशेंट की डिटेल्स आपके पास होती है, आप पेशेंट की बहुत सारी चीजें होती है जिसको आपको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, ठीक है, उसकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, ताकि पेशेंट की डिग्निटी बनी रहे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेशनल कंडक्ट। कंडक्ट में क्या बताया गया है कि हमारे पास क्या रोल है, लाइक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब आप किसी भी चीज को रिस्पॉन्सिबल हो, लाइक आपका जो रोल हो आप उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो कि हाँ मुझे पेशेंट को केयर करनी है, कोई वो और नहीं करेगा, वो मेरा काम है, वो मैं खुद करूंगी, ठीक है। तो वंस एक्शन एंड डिसीजंस। कॉम्पिटेंस मतलब आपके अंदर एक अपग्रेडिंग नॉलेज होती है ना, तो उसके लिए अंदर आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि हाँ मुझे अपग्रेड करना है खुद को, ये पुराने तरीके हैं, अब मुझे नए तरीके भी जानने हैं, या मुझे इन सब चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज है और मेरे पास मैं इसके आगे की और भी नॉलेज अपग्रेड करूंगी। देन कोलैबोरेशन, आपके जो भी साथ के आप जिनके साथ काम करें उनके साथ आप मिलजुल कर काम करिए, कोई भी आप कह सकते हो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन आपका आता है रेस्पेक्ट फॉर कलीग, आपके जो भी सीनियर्स हैं आपके जूनियर्स उनकी रिस्पेक्ट करनी है। देन कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ऑफ कोर्स आपको अपडेटेड रहना है, आपको प्रैक्टिसेस अच्छी रखनी है, ठीक है, आपको अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखनी है। देन आपका नेक्स्ट आता है
तो ये हमारे ऑल ओवर इस चैप्टर में चीज़ें थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। सो अब हमारे पास मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट यूनिट में। ओके, थैंक यू।